18 दिन की रिमांड मिलने के बाद हिंदुस्तान का क्रिमिनल नंबर 1 और मोस्ट वांटेड आतंकवादी तहब्बुर हुसैन राणा, उसको देर रात एनआईए मुख्यालय में लेकर आया गया है। और आप देखिए, अब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आ रहे हैं। और अब आप देखिए, यहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान, साथ ही आईटीबीपी के जवान आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। और अब आप देखिए कि एक दूसरी जो शिफ्ट चेंज हुई है उसके तहत, और या सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि अब और ज्यादा यहां पर सुरक्षा पुख्ता की गई है। और आप देखिए, यहां पर आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान आगे एनआईए दफ्तर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कल से अगर हम तुलना करें तो आज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। आप इनके तस्वीरों में देख रहे हैं, कैमरा सहयोगी हैं रमेश राय, लगातार आपको दिखा रहे हैं। यानी कि ये जो मुख्य मार्ग है, ये एनआईए दफ्तर के बाहर का मुख्य मार्ग है, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। यानी कि जो अंदर जाने का रास्ता है और जो बाहर लोधी रोड की तरफ निकलने का रास्ता है, दोनों तरफ बैरिकेड करके इसको बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और आप देखिए, यहां पर आपको एक्स्ट्रा फोर्सेस भी अब नजर आ रही हैं। फिलहाल दुश्मन नंबर 1 है, 18 दिन की रिमांड पर है, तो बहुत लाजिम है कि कई सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि आखिरकार ये पूरी साजिश जो आपने की है, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कैसे कैसे हिंदुस्तान में उन आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया। एनआईए हेडक्वार्टर से कैमरा सहयोगी रमेश राय के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर के ट्रेड वार शुरू हो चुका है, जिसका सीधे सीधे असर देश दुनिया के सभी देशों में देखने को मिल रहा है। बात अगर हम अमेरिका और चीन की करें तो ये दोनों अभी भी आपस में भिड़े हुए हैं। 125% जब चाइना ने किया हुआ है तो अमेरिका ने उस टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया है। कुल मिलाकर के ये दोनों जो आर्थिक शक्ति हैं, जो वैसे भी महाशक्ति हैं विश्व की, ये दोनों जब आपस में भिड़ रही हैं, उसका फायदा सीधा सीधा होता भारत को दिख रहा है। इसके लिए चाइना ने उदारता का एक चेहरा दिखाया है भारत के साथ और कहा है कि वो अपने सभी उत्पादन में, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 5% तक छूट देंगे। लेकिन अगर हम भारतीय जानकारों की बात करें, विशेषज्ञों की बात करें, तो उनका कहना है कि चाइना के किसी प्रलोभन में भारतीय कारोबारियों और उद्यमियों को नहीं आना चाहिए, बल्कि एमएसएमई सहित सारे उद्यमियों को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और ये जो झंझावात उद्योगों में चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है, ऐसे में खुद को स्थापित करने की जरूरत है और भविष्य में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। यदि चाइना और अमेरिका आपस में समझौता नहीं करते हैं, उनका इसी तरह से ट्रेड वार चलता रहता है, तो तय बात है कि उसका फायदा सीधे सीधे पड़ोसी राष्ट्र भारत को मिलना है। भारत के उद्योग बढ़ेंगे और युवा शक्ति, विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत है, तो ऐसे में यहाँ के युवा वो सब कर दिखाएंगे जो विश्व को जरूरत है। यानी कि यहाँ पर उत्पादन बढ़ सकता है और उत्पादन के साथ निर्यात भी बढ़ाया जा सकता है। रही बात टैरिफ की, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेसी लगातार जारी है, डिप्लोमेसी टॉक जारी है। उसका फायदा होता दिखेगा अमेरिका को भी और भारत को भी मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आज अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो भारत का शेयर बाजार अच्छे खासे उछाल पर रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 1310 तक उसकी में उछाल देखी गई, और अगर हम निफ्टी की बात करें तो 429 पॉइंट्स तक निफ्टी भी बढ़त में रहा है। कुल मिलाकर के वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें, मौके का अधिक से अधिक फायदा उठाएं, ये आर्थिक जानकारों का कहना है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर लड़ेगी। तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी के साथ एक बैठक भी की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का चुनाव एआईएडीएमके, बीजेपी और सभी दल मिलकर लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर ये चुनाव एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर
एनडीए के नाते लड़ेंगे। साथ ही गृह मंत्री ने ये विश्वास जताया कि आने वाला विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड जीत हासिल करेगी और एक बार फिर से तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनाएगी। आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा। वक्त संशोधन कानून पूरे देश में 8 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगी और उनकी संपत्तियों को बचाने की वो कोशिश करेंगी और इसी कोशिश में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्त संशोधन कानून को वो लागू नहीं करेंगे। कानून के जानकार मानते हैं कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि केंद्रीय कानून को लागू कर सकती है, लेकिन संशोधन के बाद कर सकती है। अगर राज्य सरकार इसमें कोई संशोधन करती है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करेंगे और तब जाकर के वह राज्य सरकार के कानून मान्य होगा। और यह राज्य के हित में देखते हुए इस तरीके की संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। लेकिन राज्य सरकार का यह कहना कि वो पूरी तरीके से लागू नहीं करेंगी, यह उचित नहीं है, यह असंवैधानिक है, गलत है। आपको बता दें कि वक्त कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिका दायर करने का सिलसिला जारी है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा सहित लगभग 2 दर्जन के आसपास नेताओं और पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी तक किया हुआ है, जिस पर कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जब 16 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। 64,000 करोड़ में 26 मरीन राफेल फाइटर जेट्स की खरीदारी करेगा भारत। इस पे सीसीएस की मोहर लग चुकी है। इन मरीन फाइटर जेट्स के आने से नौसेना की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि भारत के पास राफेल फाइटर जेट्स पहले से ही हैं, लेकिन ये नई खेप मरीन राफेल फाइटर जेट्स की है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा और जो पहली खेप है उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 साल में आ जाएगी। भारत के पास पहले ही राफेल फाइटर जेट्स हैं, उनकी निगरानी के लिए पहले से ही स्थान है, देखभाल की जाती है। लिहाजा जो मरीन राफेल फाइटर जेट्स हैं उनकी भी देखभाल की जा सकती है। ये मरीन राफेल फाइटर जेट्स हल्के होते हैं, छोटे स्थान पे उतर सकते हैं। विशेषज्ञों का यही कहना है कि इनके आने से नौसेना की स्थिति बहुत मजबूत होगी। लिहाजा कहा जा सकता है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मुंबई में 10 अप्रैल से टैंकर सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। ये फैसला टैंकर एसोसिएशन की तरफ से लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम की तरफ से टैंकर एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया था, उसका विरोध वाटर टैंकर सप्लायर्स की तरफ से की जा रही है, क्योंकि नोटिस में सभी के लिए जो एनओसी है वो अनिवार्य करने की बात कही गई है। ये फैसला सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की तरफ से लिया गया, जिसका विरोध मुंबई के टैंकर एसोसिएशन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जहां पर बीएमसी के पानी की आपूर्ति नहीं होती थी वहां पर ये पानी पहुंचाते थे, अब ये पूरी तरीके से
ठप हो चुका है। अब ऐसे में मुंबई के अलग अलग हिस्से, फिर चाहे वो अंधेरी हो, कांदीवली हो, बोरीवली हो, घाटकोपर हो, जो प्राइवेट बिल्डिंग से वहां पर टैंकर के जरिए ही पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से 10 अप्रैल से वाटर टैंकर सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, उससे लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ पहले से ही मुंबई में जल संकट की जो समस्या है वो बनी हुई है। जलाशय में 34% ही पानी बचा है और पानी की कटौती जो है मुंबई में पहले से ही हो रही है, और ऐसे में आने वाले वक्त में लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का जोरदार झटका लगने वाला है, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है। नियामक आयोग ने घरेलू बिजली की दरों में प्रति यूनिट 35 पैसे, जबकि व्यावसायिक बिजली की दरों में प्रति यूनिट 46 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग ने एक बार फिर बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिसको देखते हुए बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया गया है। ये नया टैरिफ जारी होने के बाद बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, जिसका असर प्रदेश के 11.5 लाख से ज़्यादा बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। हालांकि विद्युत नियामक आयोग ने सरचार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन इस महीने का जो बिल है वो बिजली उपभोक्ताओं को नई बिजली दरों के आधार पर ही भुगतान करना पड़ेगा। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। पंजाब में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पे हुए हमले, और पिछले दौर में भी अगर आप देखें कि किस तरह से हैंड ग्रेनेड से थानों पे हमले हो रहे हैं, खालिस्तानी आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता में आतंकवाद के खात्मे को लेकर बात कहकर आई थी, पर उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में तेज हो गया है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। साथ ही साथ ड्रग्स का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगातार ड्रग्स भारत में आ रहा है और उसमें पंजाब महत्वपूर्ण है। वहीं पे पंजाब सरकार का कहना है कि बॉर्डर की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के जिम्मे है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ड्रग्स को और आतंकवाद को कंट्रोल करे, उसे रोके। आप अगर 84 को याद करें तो 84 में भी केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई के बीच में पंजाब में आतंकवाद और ड्रग्स दोनों बढ़े हैं। तो देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे आतंकवाद, खालिस्तानी मूवमेंट और ड्रग्स के मसले को कंट्रोल करती है। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। संविधान निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ज़्यादा सम्मान कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने? यह राजनीतिक लड़ाई बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन अब इस राजनीतिक लड़ाई में जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार संविधान को खत्म करने का, संविधान को नष्ट करने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है, वहीं बीजेपी झारखंड प्रदेश के कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। और शुक्रवार को हुई इस कार्यशाला का महत्व इससे समझा जा सकता है कि इस कार्यशाला में न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, बल्कि कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत तमाम बीजेपी के आला नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये भी तैयारी की गई कि ये जो अभियान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का एक अभियान चलाया जाए, जिस अभियान के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जाएं और कार्यक्रम के द्वारा लोगों के बीच ये संदेश दिया जाए कि जिस तरह से संविधान को नष्ट करने की बात बोलकर कांग्रेस लगातार एक भ्रम की हालत पैदा कर रही है, वो भ्रम की हालत दरअसल है नहीं, बल्कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उचित सम्मान नहीं किया। कैसे नहीं किया, इसके लिए तमाम तरह की बातें जो है इस कार्यशाला में बताई गई। किस तरह से आज़ादी के बाद से लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दुर्व्यवहार ही नहीं, एक तरह से कहा जाए तो दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, उन बातों को इस कार्यशाला के मार्फत तमाम कार्यकर्ताओं को बताया गया। और ये कहा गया कि उन बातों को लेकर के जयंती के, डॉक्टर साहब की जयंती के अवसर पर
लोगों के बीच जाएं और संविधान के ऊपर जो फैलाया जा रहा है भ्रम कांग्रेस के द्वारा, उस भ्रम को दूर करने में कहीं न कहीं कामयाबी हासिल करें। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। धर्मनगरी अयोध्या में एक अधर्म का मामला सामने आया है, जहां एक महिला का अश्लील वीडियो अवैध तरीके से संचालित राजा गेस्ट हाउस में बनाने का मामला सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि के ठीक सामने गेट नंबर 3 पर राजा गेस्ट हाउस स्थित है, जहां पर महिला वाराणसी से अपने परिवार के साथ यहां अयोध्या दर्शन करने के लिए आई थी। सुबह के वक्त जब महिला स्नान गृह में स्नान कर रही थी, उसी दौरान उसने देखा कि एक युवक उसका नहाते वक्त अश्लील वीडियो बना रहा है। इस पे महिला ने चिल्लाया। उसी दौरान वहां पे जो मौजूद परिजन थे, उन लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके मोबाइल से कई अश्लील वीडियो उसी अवैध गेस्ट हाउस की बरामद की है, जहां पे महिलाएं स्नान करती थीं। पुलिस उस पर कार्रवाई करते हुए इस आरोपी युवक को जेल भेज रही है। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध तरीके से संचालित राजा गेस्ट हाउस को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि क्या ये गेस्ट हाउस रजिस्टर्ड है कि नहीं है और इसका नक्शा पास है कि नहीं है। विकास प्राधिकरण की तरफ से कहना है कि इस तरीके से अवैध संचालित जितने भी गेस्ट हाउस हैं, अब उसकी जांच की जाएगी और वहां काम करने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखा जाएगा। साथ ही वो जो दर्शनार्थी हैं, यहाँ जो श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, उनसे भी अपील किया है कि जो रजिस्टर्ड इस तरीके के गेस्ट हाउस हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है या जिनकी एक मान्यता है, वो वहीं पर रुकें, अवैध गेस्ट हाउस में ना रुकें। और इसके बारे में अयोध्या विकास प्राधिकरण या स्थानीय पुलिस से भी संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है, पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है और अयोध्या में जो धर्म नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है, वहाँ इस तरीके का अधर्म किया जा रहा है। इसको लेकर भी अयोध्या के लोगों में भी आक्रोश है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिमरन जायसवानी और उसके भाई विशाल जायसवानी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आंध्र प्रदेश का रहने वाला वेंकटेश, जो अब अमेरिका में रह कर के जॉब कर रहा है और वहाँ की नागरिकता ले चुका है, उसने इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी। दरअसल भारत मैट्रिमोनियल साइट पर वेंकटेश और सिमरन, जिसने अपना नाम बदलकर बरखा जायसवानी लिख रखा था, उसका फोटो पसंद आने पर, प्रोफाइल पसंद आने पर बात आगे बढ़ाई और शादी के लिए प्रस्ताव रखा। कुछ दिनों तक बातें भी होती रहीं। इस दौरान जो बरखा जायसवानी है, उसने विभिन्न तरह की समस्याएं, बीमारी और अमेरिका जाने के नाम पर 2,68,00,000 से ज़्यादा रुपए वेंकटेश से अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिए। रिकवरी के प्रयास अभी जारी हैं। अब इनके जो खाते हैं वो सील किए जा रहे हैं, जो इनमें और पैसे अगर होंगे तो, और लोन की जानकारी ली जा रही है, कौन सा लोन इन्होंने लोन के बदले में जो पैसा चुकाया है उसकी जानकारी ली जा रही है। और ये सभी चीज़ें इनकी 107 BNSS के तहत न्यायालय से आदेश लेकर के जब्त की जाएगी। लेकिन जब एक दिन वीडियो कॉल पर वेंकटेश को शक हुआ कि जो प्रोफाइल में लड़की दिख रही थी और सामने वीडियो कॉल में जो लड़की दिख रही वो अलग अलग हैं, जिस पर से उसने रिश्ता तोड़ने की बात कही और अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर से सिमरन ने 5 लाख रुपए वापस किए और बाकी पैसे वापस करने में असमर्थता जताई। इसके बाद वेंकटेश ने इंदौर पुलिस की सहायता ली और अब सिमरन और उसका भाई विशाल जायसवानी पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ चल रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।